बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोग ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह मतलब हम किसी भी कॉइल में करंट को चेंज करके उसके अराउंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसी टॉपिक के ज़रिए एक नई चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल बात वही है, लेकिन इसमें हम जो चेंज होने वाली फील्ड पैदा करेंगे उसके ज़रिए एक नया करंट पैदा करेंगे। ठीक है, इसको आपने गौर से सुनना है। अभी हम इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, या डेफिनेशन कह लें आप। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट जनरेट करने का प्रोसेस इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज करके ईएमएफ जनरेट या करंट जनरेट, या फिर हम इसके लिए इंड्यूस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इंड्यूस करने का प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो हमें मतलब पहले हमने पढ़ा कि जिस तरह मतलब करंट हम किसी वायर में से पास करते हैं तो उसके गिर्द जो है वो फील्ड पैदा हो जाती है। माइकल फैराडे थॉट दैट द रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू। माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट ने सोचा कि इसका उल्ट भी ठीक होना चाहिए। मसलन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना चाहिए। फैराडे फाउंड दैट ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने यह देखा कि अगर हम किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उस वायर में करंट इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब देखें ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर हम करंट पास करें तो फील्ड पैदा होती है, और अगर फील्ड पास करें तो करंट पैदा हो जाता है किसी भी कनेक्टर में। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को समझने के लिए ना, इंडक्शन को मतलब एक्टिविटी से देखने के लिए या उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ये पहले छोटी सी एक बात समझना ज़रूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ से क्या मुराद है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस में से जो पास होने वाली फील्ड लाइंस हैं उनकी तादाद को हम स्ट्रेंथ कहेंगे। मसलन अगर ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, और अगर कम पास हो रही है तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज़ मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अब मैक्सिमम लाइंस कब होंगी? ये हम जब केस ए में देख रहे हैं, हाँ, या फिर यहाँ पर देखें अगर, तो इसमें देखिए बच्चों, फील्ड लाइंस सारी की सारी, या फिर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम उस सरफेस में से पास हो रही हैं। एक्चुअली इसमें सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, और इस केस में देखें जब सरफेस जो है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो इसमें मिनिमम नंबर या सबसे कम फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। अब ये चीज़ हमने समझ ली है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा, अगर हम कॉइल को रखें एक बार मैग्नेट की फील्ड में, कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार, ठीक है, या फिर आप इसको कह लें कि एक्टिविटी 1 जिसके ज़रिए हम प्रोड्यूस करें। बच्चों, इनकी जो स्टेटमेंट है वो बुक्स में भी ऐसे ही मौजूद है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए इसमें से बस जो ज़रूरी बातें हैं वो लिख दी हैं और बाकी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी इन एक्टिविटीज़ की वर्डिंग जो है वो आपने बुक से ले लेनी है, क्योंकि ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी हैं। ठीक है, इफ़ वी प्लेस अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, फ़र्ज़ करें हमने किसी भी कॉइल को बार मैग्नेट की फील्ड के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया, उसके पास रख दिया। अब इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि फील्ड लाइन इसमें से पास ना हो, ठीक है, और इतना क्लोज भी नहीं लेके आएँ कि उसमें से जो हम जो है वो फील्ड लाइंस की चेंजिंग को डिटेक्ट ना कर सकें, हम समझ ना सकें। Some of the magnetic lines of force will pass through it. If the coil is far away from the magnet, only a few lines of force will pass. अगर बहुत ज़्यादा दूर लेंगे तो कुछ लाइंस पास होंगी। However, if the coil is close to magnet, a large number of lines of force will pass through it. अच्छा, ये चीज़ समझने के बाद
हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसके बाद में हम अप्लाई करेंगे। दिस मीन्स वी कैन चेंज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ कॉइल बाय मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, अब देखिए इस केस में हम बार मैग्नेट को अगर दूर ले जाते हैं या पास लेकर आते हैं तो क्या इस लूप में से चेंज नहीं होंगे फील्ड लाइंस। अच्छा, बार मैग्नेट ना लेके जाएं, हम लूप को जो है मूव करवाते हैं बार मैग्नेट की तरफ या उससे दूर लेकर जाते हैं, तो क्या इसमें से फील्ड लाइन चेंज नहीं होंगी। जब चेंज होंगी तो उससे जो है वो EMF प्रोड्यूस होगी, और यही जो है बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने का। ठीक है, इसमें मैं दोबारा आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बच्चों। अगर ये अपनी हालत में ऐसे ही रुके रहेंगे तो जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो पास तो होती रहेंगी लेकिन चेंज नहीं होगी, और हमारी जो कंडीशन है ना EMF के पैदा होने या EMF के इंड्यूस होने के लिए, वो तो ये है कि जो है इसमें हमारे पास चेंज होनी चाहिए फील्ड लाइंस। ओके, तो फील्ड लाइंस के चेंज होने के लिए दोनों का मूव करना ज़रूरी है, चाहे फिर वो उनमें से कोई एक चीज़ मूव करे, बार मैग्नेट या फिर लूप। ओके, अब इस चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, मसलन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपस में किस तरह रिलेटेड है। इफ़ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट। जो मैग्नेट को हम मूव करवा रहे थे लूप की तरफ, उसको आखिर कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे थे ना, और वही एनर्जी जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर मिलती है। We do some work on the magnet to bring it close to the solenoid. This work consequently appears as electrical energy in the conductor. Thus, mechanical energy of our hand used to push the magnet toward or away from the coil results in electrical energy. तो इस coil के लिए या यहाँ पर अगर solenoid हो तो उसके लिए हम उसके पास ले जाने के लिए जो एनर्जी देंगे वही हमें किस सूरत में मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में। इसी एक्टिविटी को एक और तरीके से भी समझते हैं, या एक्सपेरिमेंट वही होगा, मसलन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही करवा रहे होंगे लेकिन सर्किट अब थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। इस केस में आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसके जो भी हम रिजल्ट्स फाइंड करेंगे वो ये हैं। देखो बच्चों, हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया, उसकी फील्ड है, ठीक है। फिर हमने एक सर्किट लिया, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अगर आपको याद हो तो गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इस या तो सर्किट को हम यहाँ से जैसे डाउनवर्ड लेकर जाएं तो इसमें से फील्ड लाइन चेंज होगी, यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसको ऊपर लेके आते हैं तो फील्ड लाइन चेंज होगी, हम करंट को डिटेक्ट कर लेंगे गैल्वेनोमीटर से, लेकिन इस केस में डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये डायरेक्शन के लिए भी हम नेक्स्ट एक लॉ पढ़ेंगे, लेंज़ लॉ, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बस देख रहे हैं कि जैसे फील्ड लाइन्स चेंज होती हैं तो उसमें से जो है वो दोनों केसेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट इंड्यूस होता है। इट इम्प्लाइज दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज generated in a wire only when the wire cuts magnetic field lines. This induced current is generated by induced EMF in the circuit. Faraday found that to generate either the conductor must move through a magnetic field or a magnetic field must change across the conductor. या तो कंडक्टर को मूव करवा दें या फिर आप फील्ड को चेंज करें। फील्ड चेंज करने के लिए हम हॉर्सशू मैग्नेट को भी मूव करवा सकते हैं, जिस तरह पिछले केस में हमने देखा कि हम या तो उस लूप को मूव करवा रहे थे या फिर जो है वो बार मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, ठीक है। अब इस चीज़ को सोलेनॉइड के ज़रिए भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर सर्किट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सोलेनॉइड यूज़ करते हैं, सोलेनॉइड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें और बार मैग्नेट ले लें। बार मैग्नेट को हम मूव करवाएंगे या सोलेनॉइड को मूव करवाएंगे तो फील्ड लाइन चेंज होगी और करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। वी कंक्लूड दैट एन EMF इज़ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ मूव कर ले या दोनों जो है वो एक दूसरे के दरमियान रिलेटिव मोशन जो है वो ले आए। दिस फेनोमेना इन विच एन EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बच्चों। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देख लिया 3 एक्टिविटीज़ के ज़रिए, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कनेक्ट कर लिया। अच्छा, अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड EMF है इसकी वैल्यू को कैसे पता चलेगी हमें। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, ठीक है। किसी भी EMF की जो प्रोड्यूस होने की जो है वैल्यू है
मैग्नीट्यूड है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हमसे ये बताया गया है कि जितनी फील्ड लाइंस ज़्यादा चेंज होंगी उतना आप करंट ज़्यादा इंड्यूस कर सकेंगे। अगर ज़्यादा फील्ड लाइंस आप चेंज नहीं कर पाते, आप कम फील्ड लाइन चेंज करते हैं, तो आपकी जो लूप में, आपकी जो सर्किट में, आपकी जो सोलेनॉइड में जो करंट इंड्यूस होना है वो भी कम होगा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम इस तरह समझें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर इफ़ेक्ट रखते हैं, तो देखते हैं हम स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। जितनी उनकी रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, बार बार चेंज करेंगे तो उससे ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के टर्न ज़्यादा होंगे तो भी ज़्यादा। इसकी एग्जांपल हम जनरेटर से ले सकते हैं। पहला केस देखें अगर रिलेटिव मोशन वाला, तो जनरेटर की जब स्पीड हाई करते हैं एसी जनरेटर की, तो उसमें जो है हमारे पास इसी ईएमएफ से ही वहाँ इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पर भी उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। और इस तरह अगर वो जनरेटर बड़ा हो, टर्न्स ज़्यादा हो, तो भी जो है उसमें ईएमएफ जो है हम ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा, जिसमें उसकी स्टेटमेंट और डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखा, कॉइल को बार मैग्नेट के फील्ड के अंदर रखकर उससे जो है वो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करवाई। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिलेट किया, एक्टिविटीज़ के ज़रिए इसको देखा, ठीक है। और फिर हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, ठीक है, और ईएमएफ को इंड्यूस होने वाले फैक्टर्स को भी देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें हमारे पास जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग की सूरत में आ सकता है, और बाकी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है, और जो भी आपको जो है वो होमवर्क असाइन किया जाए वो कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।